हेलो स्टूडेंट्स, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का निर्देशांक ज्यामिति के पार्ट 2 में। आप सभी का स्वागत है। निर्देशांक ज्यामिति के पार्ट 1 में हमने निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है, 9th में आपने क्या पढ़ा था वो सारा रिवाइज किया था, और साथ में हमने देखा था कि दूरी सूत्र किस प्रकार से बनता है, यानी किस प्रकार से जनरेट हुआ है, ये भी हमने सीखा था। तो आपको दूरी सूत्र रटने की आवश्यकता नहीं है। आज हम सीखने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 के सभी प्रश्नों का हल। किस प्रकार से हम उन्हें सॉल्व करेंगे, ये आज के वीडियो में हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। इसलिए यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आपको प्रश्नावली 7.1 के सभी प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आए। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 7.1 का सॉल्यूशन। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। प्रश्नावली 7.1 के पहले प्रश्न में 3 भाग हैं, और पहला प्रश्न हमसे यह कह रहा है कि इन तीनों भागों में जो दो दो बिंदु दिए गए हैं, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए जो पहला भाग है वो हमने पार्ट 1 में सॉल्व कर लिया था, बहुत इजी है। पार्ट 2 का जो क्वेश्चन है वो हम आज के वीडियो में सॉल्व करते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि पार्ट 1 किस प्रकार से सॉल्व होगा, तो आप यहां भी उस चीज को अच्छे से सीख सकते हैं। तो चलिए पहले हम सॉल्व करते हैं पहले प्रश्न का पार्ट 2। और पार्ट 2 में आपको 2 बिंदु दिए गए हैं और उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। अब वो दूरी ज्ञात कैसे करेंगे, कैसे प्रश्न को आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है, बिल्कुल मैं कुछ प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा, जैसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है ठीक उस प्रकार से। तो आप अच्छे से सीखिए, अच्छे से सॉल्व कीजिए, जिससे आपको नंबर मिल सके पूरे। जी हां, कोई भी नंबर नहीं कटेगा अगर आप ऐसा करते हैं तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न का सॉल्यूशन, जिसमें हम आज सॉल्व करने वाले हैं पार्ट 2 को। तो पार्ट 2 में हमें जो 2 बिंदु दिए गए हैं उन बिंदुओं को हम लिख लेते हैं। क्योंकि हमारे प्रश्न में उन बिंदुओं को कोई नाम नहीं दिया गया है, तो हम उन बिंदुओं को नाम दे लेते हैं ए और बी। आप चाहें तो कुछ भी नाम दे सकते हैं, पी क्यू वगैरह आपकी जैसी इच्छा हो। हम यहां ए और बी नाम देते हैं। तो किस प्रकार से देखिए हम हमारा सॉल्यूशन शुरू करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हल, जो कि मैंने यहां पहले से ही लिखा हुआ है। तो कॉपी में जब भी आप सॉल्यूशन शुरू करेंगे हल तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद आप लिखेंगे माना, यानी मानकर हम चलेंगे कि पहले बिंदु को हम ए मान लेते हैं और दूसरे बिंदु को हम बी मान लेते हैं। माना, यहां से हम शुरू करते हैं। तो ये लीजिए माना बिंदु ए, जो पहला बिंदु है उसे हम बिंदु ए कह देते हैं। तो ये हो गया बिंदु ए। अब उसके निर्देशांक लिख देते हैं, जो कितने हैं -5 और 7। ये पहले बिंदु के निर्देशांक हो गए। तो माना बिंदु ए तो ये है, तथा दूसरे बिंदु को हम मान लेते हैं बिंदु बी। तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा बी, और उसके निर्देशांक कितने हैं -1 3, उसे लिख दीजिए आप। ये लीजिए, ये दूसरे बिंदु के निर्देशांक को भी हमने लिख दिया है। ठीक है, अब हमें ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है। तो हम लिखेंगे दूरी सूत्र ए बी बराबर, अब जो सूत्र है वो आप यहां लिख दीजिए। सूत्र हर प्रश्न में लिखना जरूरी है, हमें स्टेप्स के नंबर मिलते हैं, इसलिए ये स्टेप बहुत जरूरी स्टेप है, जिसका आपको सीधा आधा नंबर मिल जाता है। यानी सूत्र के जो नंबर है वो आपको इस स्टेप से मिलेंगे, इसलिए इसे छोड़ना मत। सूत्र आपको हर सवाल में हर बार लिखना है, और बार बार लिखने से सूत्र आपको अपने आप याद हो जाएगा, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए दूरी सूत्र लिखते हैं। दूरी सूत्र है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये x1 और y1 आपने देखा था हमारे पार्ट 1 में कि x1 y1 तो पहले बिंदु के निर्देशांक होते हैं और x2 y2 दूसरे बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो लीजिए, ये हमारा पहला बिंदु है, तो ये तो हो गया आपका x1 और ये हो गया y1, यानी कि x1 का मान हो गया -5 और y1 का मान हो गया 7। और यहां ये दूसरा बिंदु है, तो ये हो गया x2 और ये हो गया y2। मैंने यहां जो x1 y1 x2 y2 लिखा है वो आप चाहें तो अपने कॉपी में पेंसिल से लिख सकते हैं, और जब आपका प्रश्न पूरा हो जाए तो आप इन्हें इरेजर से इरेज कर दीजिएगा, रबड़ से मिटा दीजिएगा। ठीक है ना। तो चलिए आपके बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अच्छी तरह से एकाग्रचित होकर ध्यान दीजिए। यहां x2 और x1 का मान मुझे रखना है। तो x2 और x1 कहां है, ये रहा मेरा x2, दिख रहा है ना x2। तो जो दूसरे बिंदु का x कोऑर्डिनेट है वही आपका x2 होता है। तो मैं x2 की जगह x2 का मान लिख देता हूं -1। सबसे पहले हम लगा देते हैं इस रूट को, x2 का मान यहां लिख देता हूं -1, और ये लीजिए मैंने ये माइनस लगा दिया। अब मुझे x1 का मान लिखना, तो x1 का मान कितना है -5, मैं यहां लिखूंगा -5। तो या तो मैं इस प्रकार से लिख दूं, या मैं ऐसा कर सकता हूं कि ये माइनस और ये -5 गुणा होना है दोनों को, तो हम चाहें तो इसे डायरेक्ट यहां गुणा करके लिख सकते हैं। तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस।
तो लीजिए एक स्टेप हमारा बच जाएगा। मैं यहां लिख देता हूं माइनस इंटू माइनस प्लस 5। अब ये किस प्रकार से हुआ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये स्क्वायर आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, अब मैं लिखता हूं y2 की जगह y2 का मान। तो y2 का मान कितना है 3, दिख रहा है ना, y2 का मान 3 है। ये लीजिए मैंने 3 लिखा। ये माइनस y1 का मान कहां है, ये रहा y1 7 है, तो ये लीजिए मैंने 7 लिख दिया, इसका भी स्क्वायर। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। आपको अगर ये स्टेप समझ में नहीं आया है तो मैं फिर से बता देता हूं, लेकिन अगर हम इसे शॉर्ट में सीधा करेंगे तो समय बचता है, और आपको अगर समझने में समस्या आती है तो देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, आप समझ लीजिए। x2 की जगह ये ब्रैकेट है, x2 की जगह मैं मान रख रहा हूं -1, ये लीजिए ये x2 हो गया, ठीक है। उसके बाद में मेरे सूत्र में माइनस है, मैंने माइनस लिखा। अब x1 है तो x1 का मान कितना है -5, ये लीजिए मैंने लिखा -5, और इन दोनों का है स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हमने कैसे सॉल्व किया, ये कैसे आया समझा देता हूं। -1 तो -1 ही रहेगा क्योंकि वो प्लस से गुणा हो रहा है। ये माइनस माइनस आपस में गुणा होंगे तो क्या आएगा प्लस, और ये हो गया 5, और स्क्वायर है ही, तो ये मैंने यहां डायरेक्ट लिख दिया। आप जैसे भी समझ में आए वैसे कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज डायरेक्ट समझ में नहीं आती है तो आप इस तरीके से लिखकर भी एक स्टेप बढ़ेगा सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चले आगे, आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो ये लीजिए, इसे मैं कर देता हूं इरेज, और यहां चलते हैं हम इसे सॉल्व करते हैं। तो माइनस का 1 और प्लस का 5 क्या हो गया, प्लस का 4, और उसका होल स्क्वायर है, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस, यहां हम देख रहे हैं कि 3 - 7, और 3 - 7 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, और वो भी कहां का आएगा माइनस का, तो ये हो गया -4 का स्क्वायर। 7 बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या का चिन्ह इनको सॉल्व करने के बाद लगाना होता है। 3 प्लस का 7 माइनस का अलग अलग चिन्ह वाली संख्या है, इसलिए घटाना होगा। 7 में से 3 जाएगा तो 4 आएगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह यहां लग जाएगा। सिंपल है ना, बिल्कुल। अब आप इन दोनों को सॉल्व कीजिए। हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 4 का स्क्वायर 16 प्लस, और यहां देखिए माइनस का स्क्वायर क्या होता है, आपको पता है माइनस को माइनस से गुणा करने पर प्लस आता है, इसलिए माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस होगा, इसलिए ऑलरेडी यहां प्लस है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। 4 का स्क्वायर फिर से 16, तो ये 16 और 16 मिलकर कितना हो गया √32। अब आप जरा इसे समझिए कि इस 32 को मैं किस प्रकार से सॉल्व करके लिख सकता हूं। आप जानते हैं हमारे किसी प्रश्न का जो सॉल्यूशन होता है वो सरलतम रूप होता है, तो इसको सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए हम 32 के करते हैं टुकड़े। हमें टुकड़े इस प्रकार से करने होंगे, गुणनखंड गुणा के रूप में टुकड़े इस प्रकार से करने होंगे कि ये जो संख्या में प्राप्त हो, इसके टुकड़े जो प्राप्त हो, उनमें से कोई एक संख्या पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए। आप देख रहे हैं मैं इसे लिख सकता हूं 8 चौक 32, मैं इसे लिख सकता हूं 16 दूनी 32, लिख सकता हूं ना। यहां देख रहा हूं कि 4 पूर्ण वर्ग है और यहां देख रहा हूं कि 16 पूर्ण वर्ग है, तो ये इसका सरलतम रूप हुआ, क्योंकि 16 पूर्ण वर्ग है तो 16 का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसे मैं लिखता हूं इस प्रकार से √16 × 2, और ऐसा मैंने क्यों लिखा वो देखिए आप, मैं यहां डायरेक्ट लिखता हूं। √32 को हम लिख सकते हैं क्योंकि √16 है, √16 का सॉल्यूशन हम देखते हैं तो वो कितना हो जाता है 4, क्योंकि 4 का वर्ग होता है 16, तो 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4, और ये रूट में 2 बच गया, जिसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये लीजिए, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसके बाद आप सीधा इसे लिख सकते हैं, ये मैंने आपको केवल समझाने के लिए लिखा है, तो इसको यहां लिखने की आवश्यकता नहीं है, और ये आपका क्या हो गया आंसर। ये जो AB है उसे आप कंटिन्यू एंड तक साथ का साथ लिख दीजिए, क्योंकि अगर आप लिखेंगे तो आपके जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेंगे उन्हें अच्छा लगेगा। इसे आप बॉक्स में बंद कर दीजिए, उन्हें और अच्छा लगेगा, और आपको मार्क्स मिलेंगे पूरे, जी हां पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो। और अंत में आपको ये पेंसिल से जो आपने लिखा है वो आपको इरेज कर देना है, ठीक है। ये आपके प्रश्न नंबर 1 का दूसरा भाग अच्छे से सॉल्व हो गया है, और ये हमारा सॉल्व करने का प्रॉपर तरीका है। तो इस तरीके को यूज करना है और प्रश्नों को सॉल्व करना है। अब हम लेते हैं इस प्रश्न 1 का भाग 3, जो कि थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं वो भी आपको समझा देता हूं। प्रश्न 1 के तीसरे भाग में जो 2 बिंदु दिए गए हैं वो दोनों बिंदु ये हैं। तो जिस प्रकार से हमने पार्ट 2 को सोल्व किया है, यानी पहले प्रश्न के पार्ट 2 को यानी भाग 2 को सोल्व किया है, उसी प्रकार से हम इसको भी सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अपना हल, और हल करने के साथ ही हम लिखेंगे इन बिंदुओं को मान लेंगे। माना बिंदु A कौन सा है, किसी को भी मान लीजिए आप, बिंदु A आपका हो गया AB, तथा जो B है वो है आपका -A - B।
तो इस तरह से हमने दोनों बिंदु लिख लिए, ये लीजिए ये है। तो अब आपको दूरी निकालनी है, तो दूरी के लिए हम लिखते हैं दूरी सूत्र, और दूरी सूत्र क्या है कि ए और बी के बीच की दूरी है कितनी, √x2 - x1 का होल स्क्वायर। याद हो जाएगा आपको, जब भी आप बार बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने पहले प्रश्न में अभी किया कि पहला जो बिंदु है उसके निर्देशांक x1 y1 है और दूसरे बिंदु के निर्देशांक x2 y2 है। तो यहां हम वैल्यू पुट करते हैं, x2 की जगह मैं क्या लिखूंगा, जो x2 का मान है कितना है, -a, फिर ये सूत्र वाला माइनस यहां आ जाएगा। अब मुझे x1 का मान लिखना है, x1 ये रहा, तो x1 का मान कितना है, a, ये लीजिए, ये इसका हो गया होल स्क्वायर प्लस, अब इसी प्रकार से y2 और y1 का मान भी हम यहां लिख देंगे। y2 का मान कितना है, ये रहा y2 -b, ये लिख दीजिए -b, फिर ये माइनस सूत्र वाला आ गया। अब इस y1 का मान हमें देखना है, वो कितना है, y1 b है केवल, तो ये लीजिए हमने b लिखा और ये ब्रैकेट लगाया है और ये स्क्वायर लगाया है, जो सूत्र में है ठीक उस प्रकार से हम यहाँ केवल x1 x2 और y1 y2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, ये अंडर रूट, अब आप देख रहे हैं कि -a और -a मिलकर हो गया -2a, क्लियर है, और इसी प्रकार से -b और -b मिलकर हो गया -2b, और ये उसका होल स्क्वायर हो गया। अगर मैं इस स्क्वायर को खोलता हूं तो देखिए क्या होगा, ये लीजिए पहले तो लगाते हैं रूट, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा और a का स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर। इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करते हैं, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और b का स्क्वायर क्या हो गया, b स्क्वायर। यहां a स्क्वायर और b स्क्वायर अलग अलग चीज है, तो इन दोनों में से मैं ये देख रहा हूं कि 4 को मैं कॉमन ले सकता हूं, तो ले लीजिए, ये लीजिए मैंने 4 को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, लेकिन 4 पूर्ण वर्ग संख्या है इसलिए इसको सॉल्व किया जा सकता है। √4 की वैल्यू कितनी होगी, 2, इसलिए 4 सॉल्व होकर 2 के रूप में बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये आपका हो गया आंसर। आपको a b को कंटिन्यू लिखना है। देखिए अभी तो मैं आपको सारी चीज पूरे उस तरीके से समझा रहा हूं कि जैसे आपको अपनी कॉपी में करना है, लेकिन मैं हर सवाल बोर्ड पर अगर इस प्रकार से समझाऊंगा तो मुझे समय लगेगा बहुत ज्यादा, तो एक्स्ट्रा समय आपका बचे, इसलिए अब तक तो मैंने तरीके से सॉल्व कर दिया है, और कोई सवाल आएगा तो उसे हम अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर कोई ऐसा ही सवाल आता है तो उसे हम शॉर्ट में सॉल्व करेंगे। आपको इस प्रकार से डिटेल से सॉल्व करना होगा। अब हमारा प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, तो हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, बिंदुओं 0 0 और 36 15। देखिए मैं आपको बिंदु लिख देता हूं, एक बिंदु तो है आपका 0 0 और दूसरा है 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। सिंपल, जिस प्रकार से हमने अभी 2 प्रश्न किए हैं, ये बहुत इजी प्रश्न है, इसलिए आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? जब ए और बी के निर्देशांक यही हैं, ये बिंदु ए के निर्देशांक हैं, ये बिंदु बी के निर्देशांक हैं, तो फिर ए और बी के बीच की दूरी आप ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने अभी ये 2 प्रश्न किए हैं। तो ये प्रश्न मैं छोड़ देता हूं आपके लिए, और अब हम लेते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 ये कहता है कि निर्धारित कीजिए बिंदु ये और बिंदु ये संरेखी है। हमें यहां 3 बिंदु दिए गए और ये कहा है कि ये तीनों बिंदु संरेखी हैं। क्या मतलब होता है संरेखी का? देखिए ये एक रेखा है, इस रेखा पर बहुत सारे बिंदु हैं। मान लीजिए एक बिंदु ए ये रहा, एक बिंदु सी ये रहा। अगर कोई बिंदु बी, अगर वो यहां है बी, तो ये एक रेखा में नहीं है, इसलिए ये संरेखी नहीं है, इसे हम कहेंगे असंरेखी है। लेकिन यदि ये बिंदु बी कहां स्थित हो, इस रेखा पर स्थित हो, तो हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों बिंदु एक ही सरल रेखा में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों बिंदु संरेखी हैं। क्लियर? आपकी बात समझ में आ गई होगी। 3 बिंदु संरेखी होते हैं यदि वो तीनों बिंदु एक ही सरल रेखा में स्थित हो। ये जरूरी नहीं कि ए और सी के बीच में बी हो, ये भी पॉसिबल है कि बी शुरू में हो, सी एंड में हो और ए बीच में हो, यानी कहीं भी कोई सा भी बिंदु हो सकता है। लेकिन इतना तय है कि ये तीनों बिंदु एक ही सरल रेखा पर स्थित हो, तो ये तीनों बिंदु संरेखी कहलाते हैं। अब ये संरेखी हैं, इस बात को हम कैसे प्रूव करें? तो देखिए इस चीज को समझिए आप। मान लीजिए ये 3 बिंदु हैं हमारे ए, बी और सी, और इस एक सरल रेखा पर हैं, तो कौन सा प्रतिबंध लगता है? अगर हम ए बी की दूरी को देखें, फिर हम इस बी सी की दूरी को देखें,
और हम इस AC की दूरी को देखें तो क्या देख रहे हैं कि यदि हम इस AB की दूरी को, यहां से यहां तक की दूरी को और यहां से यहां तक की दूरी को जोड़ दें तो फिर AC की दूरी आएगी कि नहीं आएगी? क्लियर है? इसका मतलब यह हुआ कि तीन बिंदु यदि संरेखी हो तो दो छोटी दूरियों का, ये वाली छोटी दूरी है और ये वाली भी छोटी दूरी है, लेकिन जो BC है वो सबसे बड़ी दूरी है। बड़ी दूरी छोटी दूरियों के योग के बराबर हो तो हम ये कह सकते हैं संरेखीय है। यहां आपने देखा कि AB प्लस BC बराबर हो AC के, तो ये संरेखीय होंगे। और अगर बिंदु इस प्रकार से हैं तो ये होगा कि BA प्लस AC है तो ये किसके बराबर होना चाहिए? BC के। तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि तीन बिंदु दिए गए हैं तो हमें उन तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर लेनी चाहिए। चलिए हम सॉल्व करके समझाते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसको तो मैं कर देता हूं इरेज और हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? सॉल्व करने के लिए इन तीनों बिंदुओं को A, B और C मानना होगा तथा इनके बीच की दूरियां हमें निकालनी होगी। तो चलिए हल शुरू करते हैं। हल करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल में कहेंगे कि माना बिंदु A, यानी हर बिंदु को आपको मान लेना है कि बिंदु A तो है आपका 1, 5, बिंदु B, हर बार बिंदु लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए A फिर कोमा लगा के हम लिख देते हैं B 2, 3 तथा बिंदु जो C है वो क्या है? -2, 11 है। कितना? -11। तो -2 -11 हो गया। ये आपके तीनों बिंदु हो गए। अब आपको क्या करना है? तीनों दूरियां निकालनी है। तीनों दूरियां, एक बार AB की दूरी निकाल लेते हैं, एक बार BC की दूरी निकाल लेते हैं और एक बार AC की दूरी निकाल लेंगे। तो चलिए सूत्र एक बार लिख देंगे हम और उसके आधार पर हम AB, BC तथा AC ज्ञात करते हैं। तो लीजिए सबसे पहले तो हम लिख देंगे दूरी सूत्र। तो ये लीजिए आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि दूरी सूत्र क्या है? √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उम्मीद करता हूं अब तक तो आपको सूत्र याद हो गया होगा। जब आप बार बार खुद सॉल्व करेंगे, खुद लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपको सूत्र याद हो जाएगा। तो चलिए सूत्र आपने लिख दिया तो हम निकालते हैं AB। ये लीजिए सबसे पहले हम AB ज्ञात करते हैं। सूत्र में वैल्यू पुट कर देते हैं। ये रहा A और ये रहा B। किसी को भी आप पहला और दूसरा बिंदु मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर A बिंदु और B बिंदु मान लीजिए ये दोनों हैं तो आप A से B की दूरी निकालिए या फिर B से A की दूरी निकालिए, दूरी तो वही रहेगी ना, दूरी परिवर्तित नहीं होगी, इसलिए दूरी का मान नहीं बदलेगा। आप चाहे इस दूरी को AB कहें, आप चाहे इस दूरी को BA कहें। अगर हम इसे AB कहें या फिर BA कहें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम पहला बिंदु इसे माने चाहे इसे माने, किसी को भी मान सकते हैं। इस चीज को मैं आगे आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अभी आप इसे तो मान लीजिए x1 y1 और इसे मान लीजिए x2 y2। ठीक है, इसे हमने पहला बिंदु माना है और इसे दूसरा बिंदु माना है। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। x2 मतलब 2 माइनस x1 मतलब 1 का होल स्क्वायर प्लस ये लीजिए। ठीक है, अब y2 माइनस y1 की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो y2 की वैल्यू है 3 माइनस y1 की वैल्यू है 5 और इसका भी स्क्वायर, और इसे हम सॉल्व कर देते हैं यहां आगे। क्यों? क्योंकि मैं AB, BC, AC निकालूंगा तो थोड़ा जगह चाहिए ना, इसलिए। ठीक है, आप चाहें जैसे अपनी कॉपी में कर सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। तो लीजिए मैं इसे सॉल्व करता हूं। 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो गया? 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। मैं सीधा कर रहा हूं, आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा। प्लस ये लीजिए मैंने प्लस लिख दिया। अब देख रहा हूं 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 का सॉल्यूशन क्या होगा? -2, और -2 का स्क्वायर कितना होगा? माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है और 2 का स्क्वायर 4, इसलिए मैं यहां सीधे 4 लिख देता हूं। और फाइनल इसका सॉल्यूशन मेरे पास क्या आ गया? 5, अंडर रूट में 5। ये मैंने AB ज्ञात कर लिया। अब मैं BC ज्ञात करूंगा। तो ये लीजिए हम BC लिखेंगे, सूत्र ऊपर लिखा हुआ है, इसलिए आपको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं सूत्र में डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा, लेकिन अब ये जो मेरे x1 y1 थे ये चेंज हो जाएंगे, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल रहे हैं ना, इसलिए इसे तो आप मान लीजिए x1 y1 और इसे मान लीजिए x2 y2, क्योंकि हम निकाल रहे हैं B और C। तो इन दोनों बिंदुओं को ही काम में लेना है, ये काम में नहीं आएगा, इसे छोड़ दिया। किसी को भी x1 y1 मान लीजिए और किसी को भी x2 y2 मान लीजिए और वैल्यू पुट कर दीजिए सूत्र में, बहुत आसानी से सॉल्व होगा। ये लीजिए x2 की जगह लिखा हुआ है -2, तो ये मेरा -2 आ गया। फिर माइनस x1 की जगह लिखा हुआ है 2, तो ये हो गया स्क्वायर। ठीक, अब बाद में प्लस, अब y2, तो y2 की जगह है -11, माइनस y1 की जगह कितना लिखा हुआ है? 3,
सिंपल, हर बार यही चीज हम काम में ले रहे हैं, इसलिए बहुत आसान है। अब आप समझिए इसे आगे। -2 और -2 हो गए -4 का स्क्वायर, और -4 का स्क्वायर क्या होगा वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि मैं एक स्टेप हजम कर रहा हूं। माइनस का स्क्वायर प्लस, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, प्लस ये वाला लगा दिया है मैंने यहाँ पे। इन दोनों को सोल्व करते हैं, दोनों माइनस की संख्या है इसलिए -14। -14 का स्क्वायर कितना होता है ये भी आप जानते हैं, 14 को 14 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 196 आएगा, जो मैंने यहां सीधा सीधा लिख दिया है। अब इन दोनों का टोटल करके आप यहां लिख दीजिए, दोनों को टोटल करें तो कितना आ रहा है 6 और 6 12 का 2 हासिल 1, 9 और 1 10 और 1 11 का 1 हासिल 1 और 1 1 2, तो अंडर रूट में 212 आपको यहां मिल जाता है। तो ये आपने BC भी निकाल ली। अब BC के बाद आप क्या करेंगे AC भी आप निकाल लीजिए, क्योंकि 3 ही दूरियां यहां संभव है। तो ये लीजिए AC भी हम ज्ञात कर लेते हैं। अब AC के लिए आपको केवल A और C चाहिए, B नहीं चाहिए, तो इसे छोड़ दीजिए और इसे मानिए x1 और y1, ठीक है। अब ये आपका x1 y1 हो गया, ये आपका x2 y2 हो गया, बिंदु B यहां से गायब हो गया क्योंकि आपको B नहीं चाहिए। तो अब आप AC कैसे निकालेंगे, जैसे आपने AB और BC निकाली उसी प्रकार से आप AC निकालेंगे। तो देखिए x2 यानी कि -2 माइनस x1 यानी कि 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11 माइनस y1 कितना है 5, ये लीजिए होल स्क्वायर। अब इसको भी सॉल्व करके हम यहां लिख देते हैं। रूट आप ढंग से बनाइए कॉपी में। -2 और -1 हो गया -3 का स्क्वायर, और -3 का स्क्वायर क्या होगा माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये लीजिए। अब आप देखेंगे -5 और -11 कितना हो गया -16, और -16 का स्क्वायर आपको लिखना है, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, और 16 का स्क्वायर क्या होगा 256, वो भी आप यहां लिख दीजिए, ये लीजिए 256। अब ये मेरा आंसर क्या हुआ, इसको मैं इसमें जोड़ देता हूं। देखिए 256 में अगर मैं 9 जोड़ता हूं तो मुझे क्या मिलने वाला है 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो गया 265। इस तरह से आपने तीनों दूरियां प्राप्त कर ली है। ये आपकी AB हो गई, ये आपकी BC हो गई, और ये आपकी AC हो गई। जब ये तीनों दूरियां आपके पास आ गई तो अब आप ये निर्णय कर सकते हैं दो छोटी दूरियों का योग बड़ी दूरी के बराबर है या नहीं है। तो हम यहां देख रहे हैं कि AB प्लस BC ये दोनों छोटी दूरियां हैं, इनका योग बराबर होना चाहिए AC के। अगर ये योग इनके बराबर है तो ये तीनों बिंदु संरेखी हैं, और अगर ये योग बराबर नहीं है तो संरेखी नहीं है। AB का मान कितना है √5, BC का मान कितना है √212, और AC का मान कितना है √265। जब आप इनको सॉल्व करेंगे, देखिए यहां संख्याएं रूट में है तो बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगी, बहुत लंबा सॉल्यूशन होगा, इसलिए आप इनको डायरेक्ट कह दीजिए कि इन दोनों का योग इसके बराबर नहीं है, क्योंकि ये जो मान है थोड़ा ज्यादा आएगा और ये मान कम। हम इन सब का अलग अलग रूट निकाल के वैल्यू को ऐड करके देख सकते हैं, वरना दोनों पक्षों का वर्ग करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहां टाइम कंज्यूम नहीं करूंगा, आप चाहे तो ये काम कर सकते हैं। सॉल्व करने पर आप ये पाएंगे कि ये दोनों चीजें बराबर नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC। अतः AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, ये आपको अपनी कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहां समीकरण हम लिखेंगे, समीकरण 1 2 व 3 से। ये हमारा समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 3 है। इन तीनों से हमने देखा कि यहां AB प्लस BC बराबर नहीं है AC के। इसका मतलब यह हुआ कि ये दिए गए तीनों बिंदु संरेख नहीं है, संरेखी नहीं है। तो बस अब आप ये लिख दीजिए कि अतः AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसलिए दिए गए बिंदु, लिख दीजिए आप स्पष्ट, दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है, दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है। ये लीजिए, ये आपका हो गया आंसर। तो इस प्रकार से आप अपना तीसरा प्रश्न भी पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4। ये कहता है कि एक कक्षा में 4 मित्र A, B, C और D 4 बिंदुओं पर बैठे हैं। तभी क्लास में चंपा और चमेली प्रवेश करती है, और चंपा चमेली से कहती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि ये A, B, C, D एक वर्ग है।
चमेली चंपा से सहमत नहीं है कि मुझे नहीं लगता वर्ग है। अब आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करके यह बताना है कि ABCD एक वर्ग है या नहीं है। तो देखिए ये कैसे होगा, बहुत इजी है। यहां पर हम देख रहे हैं कि ABCD 4 बिंदु हैं, ग्राफ पेपर बना हुआ है, तो इन चारों बिंदुओं के निर्देशांक हम लिख सकते हैं। अब इन चारों बिंदुओं के निर्देशांक क्या है, जरा आप फटाफट से देख लीजिए। बिंदु ए के निर्देशांक क्या है, बिंदु ए के निर्देशांक है 3, 4, और बिंदु बी के निर्देशांक क्या है, बिंदु बी के निर्देशांक है आपके 6, 7, और बिंदु सी के निर्देशांक क्या देख रहे हैं आप, बिंदु सी के निर्देशांक हम देख रहे हैं 9, 4, और बिंदु डी के निर्देशांक क्या है, 6, 1। बिल्कुल सही जवाब, बिंदु डी के निर्देशांक है 6, 1। तो इस तरह से ये हमारे पास चारों बिंदु हैं। इन चारों बिंदुओं से मिलकर ABCD एक वर्ग बन रहा है या नहीं बन रहा है, इसका जवाब हमें देना है। तो चलिए इन चारों बिंदुओं को मैं लिखकर अपना सवाल सॉल्व करना शुरू करता हूं। तो लीजिए हमारा हल यहां से शुरू होता है कि हल, और हल में हमें जो चारों बिंदु दिए गए हैं हम उन्हें लिख देते हैं। तो ये तो रहा बिंदु A, 1। तो इस तरह से ये हमारे 4 बिंदु हैं। इन चारों बिंदुओं से मिलकर एक वर्ग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, चलिए इसे हम कैसे सिद्ध करेंगे देखते हैं। ये बिंदु A दिया है हमें, ये बिंदु B दिया है, ये C दिया है और ये D दिया है। तो इन चारों बिंदुओं से मिलकर ये एक वर्ग बन रहा है कि नहीं बन रहा, हमें ये प्रूव करना है। तो वर्ग के लिए हम क्या करें, इस दूरी का मान निकाल लें, इस दूरी का भी मान निकाल लें, इसका भी मान निकाल लें और इसका भी मान निकाल लें। चारों दूरियों का मान निकल जाएगा तो पता लगेगा ना कि ये वर्ग बन रहा है कि नहीं बन रहा। कैसे, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि वर्ग क्या होता है, वर्ग की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वर्ग के गुणधर्म क्या है। हम जानते हैं कि एक वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, एक वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो यहां कोण को दूरी के माध्यम से प्रूव करने में हमें समस्या आएगी, लेकिन दूरी सूत्र का उपयोग करके हम बहुत इजीली इस चीज को प्रूव कर सकते हैं कि ये एक वर्ग है। आप जानते हैं एक वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन चारों भुजाएं तो समचतुर्भुज में भी बराबर होती है। फिर वर्ग की स्पेशलिटी क्या, तो देखिए मैं आपको स्पष्ट करता हूं। अगर हम यहां देखें कि AB, BC, CD और DA बराबर आ जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि ये एक वर्ग ही है। क्यों, क्योंकि वो वर्ग के अलावा समचतुर्भुज भी हो सकता है, क्योंकि समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो फिर ये वर्ग ही है। इस चीज को सिद्ध करने के लिए हमें और क्या करना होगा, इसके लिए हमें पता होने चाहिए वर्ग के गुणधर्म, समचतुर्भुज के गुणधर्म। हम ये जानते हैं कि वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती है और समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती है। लेकिन विकर्ण के बारे में अगर आप जानते हैं, ये सम्मुख बिंदुओं को अगर हम मिलाते हैं तो वो विकर्ण बनते हैं। तो विकर्ण बराबर होते हैं वर्ग में, लेकिन समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते। इसका मतलब स्पष्ट हुआ कि एक आकृति को, जो एक चतुर्भुज दिख रहा है, इसे वर्ग सिद्ध करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है कि हम केवल चारों भुजाओं को बराबर सिद्ध कर दें। चारों भुजाएं बराबर सिद्ध होने पर तो वो वर्ग भी हो सकता है और समचतुर्भुज भी हो सकता है। इसके लिए हमें कुछ स्पेशल और करना होगा, हमें विकर्ण के मान भी ज्ञात करने होंगे। और जब विकर्ण के मान ज्ञात हो जाएंगे तो हम कंफर्म कह सकते हैं कि ये वर्ग है या समचतुर्भुज, क्योंकि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं परंतु समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो देखिए इस सवाल को कैसे प्रूव करते हैं। चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि चारों भुजाएं बराबर हो तभी तो ये पता लगेगा कि वो वर्ग या समचतुर्भुज है। तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए कि चारों भुजाओं के मान ज्ञात कर लीजिए, यानी कि आप AB, BC, CD और DA निकाल लीजिए। कैसे, जैसे हम निकालते आए हैं। तो चलिए AB, BC, CD और DA निकाल लीजिए। चलिए हमने हल शुरू कर दिया है, तो अब हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, दूरी सूत्र लिख देते हैं, क्योंकि सूत्र लिखना तो जरूरी है। ये लीजिए हम दूरी सूत्र लिख देते हैं, और दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मैं आपको हर बार लिख के दे रहा हूं तो आपको तो लिखना ही लिखना है। ये पॉसिबल है कि मैं नहीं लिखूं, लेकिन आपको जरूर लिखना होगा। तो दूरी सूत्र लिखने के बाद अब आप सीधा क्या निकाल दीजिए, AB। तो चलिए AB में हम मान रखते हैं AB निकालने के लिए x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। अब तक आप देख चुके हैं कि ये तो आपका x1 y1 हो जाएगा और ये आपका x2 y2 हो जाएगा। मैं अब ऐसा करूंगा कि ये x1 y1 x2 y2 अब नहीं लिखता हूं, क्योंकि अब तक आप समझ गए होंगे कि जो दो बिंदु हम काम में ले रहे हैं, पहला बिंदु x1 y1 होता है और दूसरा बिंदु x2 y2 यूज करते हैं। तो चलिए
x2 माइनस x1 यानी दूसरे बिंदु का x तो 2 हो गया और पहले बिंदु का x 1 हो गया, तो x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 3, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 यानी दूसरे बिंदु का y माइनस पहले बिंदु का y, तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या जवाब आता है, देखिए 6 माइनस 3 कितना हुआ 3, और 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9। मैं एक स्टेप छोड़ के लिख रहा हूं, एक स्टेप को आप लिखिएगा क्योंकि आप समझ रहे हैं। तो ये हो गया 9 प्लस 7 में से 4 गया तो 3, और 3 का स्क्वायर फिर क्या हो गया 9, और यहां मुझे कितना मिला अंडर रूट 18। मैं इसे एज इट इज छोड़ देता हूं, वैसे तो 9 दूनी 18 में से 3 रूट 2 भी लिख सकता हूं, लेकिन आप यहीं छोड़ दीजिए क्योंकि इसकी आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब हम निकालते हैं BC, और इसी प्रकार से हम BC ज्ञात करेंगे। तो BC के लिए हम देखेंगे कि ये आपका पहला बिंदु हो गया, ये दूसरा बिंदु, ये 2 है, ये 1 है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। x2 माइनस x1 यानी कि 9 माइनस 6 का स्क्वायर, प्लस y2 यानी कि 4 माइनस y1 यानी कि 7, तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। सॉल्व करके यहां लिख देते हैं 9 माइनस 6 यानी कि 3 का स्क्वायर जो कि 9 होगा, 4 माइनस 7 यानी कि माइनस 3 का स्क्वायर, ये भी 9 होगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है ना, इसलिए 3 का स्क्वायर 9, और फिर से आपके पास जवाब आ गया 18 रूट में। ठीक है, इसी प्रकार अब आप BC के बाद में CD निकाल दीजिए। तो ये लीजिए, ये रहा C और ये रहा D। ये दोनों बिंदु मेरे पास, ये तो x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, और मैं वैल्यू पुट कर देता हूं अंडर रूट x2 की जगह यानी कि 6 माइनस 9, ये लीजिए 6 माइनस 9 का स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, ये 1 और ये माइनस 4 और ये इसका स्क्वायर। सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है 6 माइनस 9 यानी कि माइनस 3 का स्क्वायर। आप जानते हैं अभी अभी आपने देखा था 9 होता है, और 4 माइनस 1 यानी कि 1 माइनस 4 में अगर सॉल्व करूंगा तो माइनस 3 का स्क्वायर मुझे फिर मिलेगा, और ये भी 9 होता है। जवाब मुझे मिल रहा है अंडर रूट 18। हर बार अंडर रूट 18 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि AB BC CD समान है। अब बचा क्या, AD और निकाल लेता हूं। तो ये लीजिए, मैं AD भी निकाल लेता हूं, और AD यानी कि ये और ये, तो ये मेरा पहला बिंदु हो गया और ये दूसरा बिंदु हो गया। तो लीजिए x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस y2 यानी कि ये रहा 1 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 4, ये लीजिए 1 माइनस 4 का स्क्वायर। और इसको भी अगर मैं सॉल्व करता हूं तो यहां भी मुझे क्या मिल रहा है 3 का स्क्वायर यानी कि 9, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और ओवरऑल मुझे मिल रहा है 18। मैं यहां देख रहा हूं कि AB BC CD और AD सभी मुझे 18 18 18 मिल गए, यानी समीकरण 1 2 3 4 मैं इन्हें नाम दे दूंगा 1 2 3 और ये 4, ये मेरे पास 4 समीकरण हो गए। इन चारों समीकरणों से मुझे AB BC और CD और AD तो बराबर मिल गए, लेकिन विकर्ण भी मुझे निकालने हैं। तो चलिए हम विकर्ण भी साथ के साथ निकाल लेते हैं। तो विकर्ण कौन सा है, एक तो है AC और एक है BD। तो चलिए AC निकालते हैं फिर हम। तो AC क्या होगा देख लीजिए, इसी सूत्र से निकलेगी, क्योंकि A और C की दूरी निकालनी है, ये वाली दूरी आपको निकालनी है। तो ये तो रहा आपका A और ये रहा C, ये दोनों बिंदु आपको काम में लेने हैं। तो लीजिए, ये दूसरा है, ये पहला है, तो 9 माइनस 3 हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो 4 माइनस 4, ये लीजिए 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर रहा हूं तो 9 माइनस 3 कितना हुआ 6, और 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36 यानी कि 36, और 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर 0, और जवाब मुझे मिल रहा है अंडर रूट 36। ये मेरे पास हो गई इक्वेशन 5। और इसी प्रकार से मुझे BD भी निकालना होगा, और BD की वैल्यू मुझे क्या मिलती है, देखिए ये रहा B और ये रहा D, तो ये बाद वाला और ये पहला यानी कि पहला बिंदु और ये दूसरा बिंदु। चलिए सॉल्व करते हैं। 6 माइनस 6, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 की जगह क्या है 1 माइनस 7, तो ये लीजिए 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। और मैं इसको भी सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, 6 माइनस 6 तो मिल गया मुझे 0, और 1 माइनस 7 मिला मुझे माइनस 6 का स्क्वायर जो कि कितना होगा प्लस का 36, और यहां भी मुझे जवाब मिल रहा है अंडर रूट 36। आपके समझ में आ गया होगा कि विकर्ण दोनों बराबर आ रहे हैं, 5 के बाद में 6।
विकर्ण दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये एक वर्ग है। अब इसे लिखेंगे कैसे आप, चलिए मैं लिख के बताता हूं। समीकरण 1 2 3 4 5 व 6 से हम एक साथ कह देते हैं इन सभी समीकरणों से क्या देख रहे हैं हम, कि इन 4 समीकरणों से हम देख रहे हैं कि ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी और बराबर है ए डी, और साथ में एक चीज और देख रहे हैं 5 और 6 से कि ए सी और बी डी भी बराबर है तथा ए सी बराबर है बी डी के। तो यहां हमने क्या देखा कि समीकरण 1 से लेकर 6 तक सभी समीकरणों से हम देख रहे हैं कि चारों भुजाएं भी बराबर है और विकर्ण भी बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक वर्ग है। तो हम लिखेंगे अतः ए बी सी डी एक वर्ग है, और आपका आंसर क्या होगा, इसलिए चंपा सही है। यानी चंपा जो कह रही है ना कि ये एक वर्ग है, जी हां ये चंपा सही है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये चौथा सवाल भी हो गया। और चौथे सवाल में हमने देखा कि 4 बिंदुओं से मिली हुई आकृति को हम वर्ग समचतुर्भुज कैसे सिद्ध कर सकते हैं। यदि चारों भुजाएं बराबर है और विकर्ण बराबर है तो वो आकृति एक वर्ग होगी। यदि चारों भुजाएं बराबर है और विकर्ण बराबर नहीं होते तो हम ये कह सकते थे कि ये वर्ग नहीं समचतुर्भुज है, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण समान नहीं होते लेकिन चारों भुजाएं बराबर होती है। तो समचतुर्भुज और वर्ग की कंडीशन तो आपको पता लग गई। चारों भुजाएं बराबर सिद्ध हो और विकर्ण बराबर हो तो वो एक वर्ग होता है। अगर चारों भुजाएं बराबर हो और विकर्ण बराबर नहीं हो तो वो एक समचतुर्भुज होता है। इसी प्रकार से हम आयत और समांतर चतुर्भुज को भी सिद्ध कर सकते हैं। देखिए आप यहां 2 आकृतियां देख रहे हैं। ये जो आकृति है आपकी ये तो है आयत, ठीक है, और यह है आपका समांतर चतुर्भुज, ठीक है, सच बोल दीजिए समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज में आयत में क्या फर्क है, आयत में भी हम देख रहे हैं कि सम्मुख भुजाएं, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। लेकिन ये बात तो समांतर चतुर्भुज में भी होती है कि ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है और ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है। लेकिन अब इन दोनों में फर्क क्या है, यानी कि दोनों में से कौन सा आयत होगा और कौन सा समांतर चतुर्भुज होगा, ये कैसे क्लियर करेंगे। ये ठीक इसी प्रकार से करेंगे हम विकर्ण की सहायता से। हम देख रहे हैं कि आयत में जो ये विकर्ण होते हैं ये दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज में जो ये विकर्ण होते हैं ये बराबर नहीं होते। ये आपको चित्र में भी दिख रहा है और वास्तव में भी ऐसा ही होता है। आयत में सम्मुख भुजाएं समान होती है और विकर्ण भी समान होते हैं, जबकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं तो समान होती है लेकिन विकर्ण समान नहीं होते। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आपको इन दोनों के सवाल भी सॉल्व करने हैं। और आपका जो अगला क्वेश्चन है ना वो यही है। अगले क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं, यानी 3 भाग हैं उसके, और तीनों भागों में आपको 4-4 बिंदु दिए गए हैं। आपको यह बताना है कि इन चारों बिंदुओं से मिलकर कौन सी आकृति बनती है। तो सबसे पहले तो इन चारों बिंदुओं से आप क्या पता करेंगे कि इनकी सम्मुख भुजाएं या फिर सभी भुजाएं बराबर है या नहीं है। तो जैसे ही आप ए बी बी सी सी डी और ए डी निकालेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि 2 के मान तो समान आएंगे और 2 के मान समान आएंगे, तो सम्मुख भुजाएं बराबर हो गई। और चारों के मान समान यानी कि एक जैसे आ जाएं तो चारों भुजाएं बराबर हो गई। अगर चारों भुजाएं बराबर हो गई तो वो आकृति हो सकती है वर्ग और समचतुर्भुज, और यदि सम्मुख भुजाएं बराबर आई तो वो आकृति हो सकती है आयत या फिर समांतर चतुर्भुज। अब वर्ग और समचतुर्भुज तो सिद्ध करना आपने सीख लिया। आयत और समांतर चतुर्भुज के लिए हम क्या करेंगे, ठीक इसी प्रकार हम उनके भी विकर्ण निकालेंगे। ये देखा ना आपने, विकर्ण निकाला हमने, तो उनके भी हम विकर्ण निकालेंगे। और अगर विकर्ण बराबर आ गए तो वो आयत है, और अगर विकर्ण बराबर नहीं आए तो वो समांतर चतुर्भुज है। हम कह देंगे कि समीकरण 1 2 3 4 5 6 से सम्मुख भुजाएं समान है तथा विकर्ण बराबर है, इसलिए ए बी सी डी एक आयत है। और अगर विकर्ण बराबर नहीं है तो हम कह देंगे ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। सिंपल। इसी प्रकार से आपको ये जो आपका 5वां प्रश्न है, इसमें 3 प्रश्न, उन तीनों प्रश्नों को आपको स्वयं सॉल्व करना है। बिल्कुल पैटर्न यही रहेगा, और यही पैटर्न के अलावा जो आपको कंडीशंस लगने वाली है मैंने आपको बता दी है, आपके समझ में आ गई होंगी। तो आप अच्छे से इस प्रश्न नंबर 5 को स्वयं सॉल्व कीजिएगा, निश्चित रूप से आपको यह प्रश्न आ जाएगा। और अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 4 आपने छोड़ दिया, सॉल्व नहीं किया। जी हाँ,
हमने क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ दिया, सोल्व करने से वो रह गया, और क्वेश्चन नंबर 5 को कह दिया क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 6 को कह दिया क्वेश्चन नंबर 5। तो इसे आप सुधार लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा था, इसे आप स्वयं सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि 3 बिंदु हैं जो आपके सामने यहां बोर्ड पर लिखे हुए दिख रहे हैं। इन तीनों बिंदुओं से मिलकर बनने वाला त्रिभुज, आपको पता है 3 बिंदुओं से मिलकर त्रिभुज बनता है, तो इन तीनों बिंदुओं से मिलकर बनने वाला त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। जी हां, ये तीनों बिंदु उस त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो आपको यह सिद्ध करना है कि ये तीनों बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं है। तो कैसे पता करेंगे? देखिए, एक त्रिभुज होता है इस प्रकार से, मैं आपको समझा देता हूं। ये आपका त्रिभुज है, तो एक बिंदु तो आपका ये हो गया, दूसरा बिंदु आपका ये हो गया, तीसरा बिंदु आपका ये हो गया। इसे हम कह देंगे ए, इसे कह देंगे बी, और इसे कह देंगे सी। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है, इस बात का पता कैसे लगेगा? तो हम क्या करेंगे, पहले ए बी को निकाल लेंगे, यानी हमें निकालना होगा कि ए बी की वैल्यू क्या आएगी। इसी प्रकार से हम BC को भी निकाल लेंगे, तो हम BC भी निकाल देंगे। फिर हम AC को भी निकाल देंगे, तो हम AC भी निकाल देंगे। जब 3 दूरियां हमारे सामने होंगी तो इन तीनों दूरियों से हमें पता लग जाएगा कि कौन सी 2 दूरियां बराबर है। अगर इनमें से कोई सी भी 3 में से कोई सी भी 2 दूरियों के मान बराबर आ जाते हैं तो फिर क्या होगा कि 2 भुजाएं बराबर हो जाएगी और इन तीनों बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना करना होगा कि समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 से अब कोई सी भी 2 दूरियां जो बराबर आ जाए, मान लीजिए आपकी ये और ये बराबर आ गई, तो आप लिखेंगे AB बराबर BC, और यदि ये और ये बराबर आ जाए तो आप लिख देंगे AB बराबर AC। जो भी बराबर आ जाए वो लिख देना, और ये कहकर हम कह सकते हैं कि इसलिए ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। आपका प्रश्न हो जाएगा। क्योंकि ऐसे हमने कई सवाल कर लिए हैं, तो उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप निश्चित रूप से कर लेंगे, और करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपसे हुआ या नहीं हुआ। कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि 6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 7 हमसे कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, यानी एक्स अक्ष जानते हैं ना आप, ये वाला होता है। इस एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इस बिंदु और इस बिंदु से समदूरस्थ है। तो हम क्या करते हैं, इस एक्स अक्ष पर तो बिंदु मान लेते हैं कोई P, और आप जानते हैं एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। एक्स अक्ष पर x तो सलामत रहेगा, लेकिन y की तरफ हम जाएंगे नहीं, इसलिए y का मान होता है 0। इसलिए एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक होते हैं x0। पार्ट 1 में हमने बहुत अच्छे से समझाया है, और यहां भी आपको बता दिया है कि एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक x0 होते हैं। तो जब हमें इस बिंदु के निर्देशांक पता है और ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, तो इन दोनों बिंदुओं को हम A और B मानकर इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, और देखिए कैसे सॉल्व होता है। तो लीजिए, ये हमारा हल शुरू होता है यहां से, और सबसे पहले हम कहेंगे कि माना बिंदु, कौन से बिंदु, ये जो 2 बिंदु है, माना बिंदु A क्या है, A 2 -5, तथा बिंदु जो B है वो है -2 9। अब साथ में एक चीज और है कि एक्स अक्ष पर वो बिंदु है, तो वो भी मान लेते हैं कि बिंदु A और B तो ये हैं, तथा एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तथा एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक आप जानते हैं 0 होता है, तो हम लिखेंगे एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, ये लीजिए, ये हम लिख देते हैं। ये निर्देशांक कितने होते हैं, x0 है, और इस बिंदु को हम मान लेते हैं P। तो इस तरह से हमारे पास तीनों बिंदु हो गए, और प्रश्न ये कह रहा है कि x अक्ष पर बिंदु है वो इन दोनों से समदूरस्थ है। तो चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, और प्रश्नानुसार, अब प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार हम बात करते हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि जो P है वो A और B से समदूरस्थ है, तो हम लिखेंगे कि प्रश्नानुसार PA बराबर है PB के। प्रश्न यही तो कह रहा है कि जो P है वो A और B से समदूरस्थ है, तो PA बराबर हो गया PB। तो जब PA बराबर PB हो गया तो दूरी सूत्र लगना है, तो हम दूरी सूत्र यहां लिख देंगे। ये लीजिए, PA ज्ञात करते हैं और बराबर में लगा देते हैं दूसरा PB के लिए सूत्र। तो PA के लिए भी वही सूत्र होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और इसी प्रकार से x2 के लिए भी होगा, मैं ढंग से लिख देता हूं थोड़ा, ये लीजिए, बराबर अंडर रूट
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपको इस प्रकार से सूत्र लिखना होगा। तो ये दूरी सूत्र लिख लिया। अब ये दूरी सूत्र लिखने के बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। चलिए हम पुट करते हैं पीए और पीबी की वैल्यू। तो देखिए पीए, तो ये तो रहा आपका पी और ये रहा आपका ए। तो ये आपका ए है, ये आपका पी है। तो इन दोनों बिंदुओं को लेते हैं। किसको पहले लेना है और किसको बाद में लेना है, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहे पीए ज्ञात कीजिए या फिर एपी ज्ञात कीजिए, दूरी बराबर होती है। ये आपका पी है, ये आपका ए है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी चाहे आप पीए कह दीजिए चाहे एपी कह दीजिए, एक ही बात होती है। तो हम सुविधा के अनुसार किसी बिंदु को पहले और किसी को भी बाद में ले सकते हैं। यानी कि मैं इसमें से इसको घटाऊं या इसमें से इसको घटाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बार जो आपने चालू कर दी चीज वही रखिए। तो चलिए हम लेते हैं सबसे पहले कि मैं इस x में से इसको माइनस करता हूं। तो मैं लिखता हूं x माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि x2 माइनस x1 ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, प्लस y2 माइनस y1, तो ये 2 माना है तो इसी को 2 लेना है, यानी कि 0 माइनस 5। अब ये -5, तो माइनस तो पहले से ही है, तो माइनस माइनस कितना हो गया 5। तो मैं इसे लिख सकता हूं 0 + 5 का होल स्क्वायर। और अब आप यहां आ जाइए दूसरे बिंदु में। तो ये मेरा 2 है और ये मेरा 1 है। तो ये 2 है तो मैं इसको पहले लिखूंगा x -2, x माइनस सूत्र वाला और फिर से माइनस है तो मिलकर प्लस हो गया, और ये लीजिए 2। तो x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, यानी कि 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो ये लीजिए 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर मैंने लिख दिया। अब मैं साथ में यहां देख रहा हूं कि दोनों तरफ वर्गमूल है। अगर हम दोनों ही पक्षों का वर्ग कर दें तो वर्गमूल गायब हो जाएगा ना, इसलिए हम यहां लिख देंगे एक लाइन कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। यहां भी लिख सकते हैं और हम यहां सामने भी लिख सकते हैं। मेरे पास यहां जगह कम है इसलिए मैं यहीं लिखूंगा। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं। मैंने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया तो वर्गमूल का चिन्ह हट गया, और अब मैं इसे सॉल्व करता हूं। x - 2 का होल स्क्वायर, अब x में से 2 तो माइनस कर नहीं सकता, तो फिर फॉर्मूला कौन सा काम करता है यहां पर हमारा फॉर्मूला काम करता है a - b का होल स्क्वायर, जो आप जानते हैं क्या होता है, a² - 2ab + b स्क्वायर। यहां पर मेरे पास a की जगह क्या लिखा हुआ है x, और b की जगह क्या लिखा हुआ है 2। तो x - 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, x² - 2। अब a की जगह तो x लिखा हुआ है, b की जगह 2 लिखा हुआ है, और b की जगह 2 लिखा हुआ है, तो 2 का स्क्वायर। देखिए हम कैसे लिखते हैं, हम इसको रूट कैंसिल हो चुका है, वर्ग कर दिया इसलिए हट गया है। और x - 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, x²। यहां लिखता हूं मैं x², फिर माइनस 2 दूनी 4x, तो -4x प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4। ये हमने इसे यहां सॉल्व करके लिख दिया, प्लस अब इसको भी सॉल्व कर देते हैं। 0 + 5 क्या होता है 5, और 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। ये लीजिए, ये हमने इसे यहां लिख दिया, मतलब हमने इसे सॉल्व भी कर दिया है। ठीक, अब इसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहां x - 2 था तो यहां x + 2 हो गया, x + 2 हो गया तो ये भी प्लस हो जाएगा, बाकी एज इट इज रहना है इसको। तो ठीक है, इसको भी लिख देता हूं, x का स्क्वायर प्लस 4x, क्योंकि यहां प्लस है इसलिए पहला प्लस हो जाता है। तो 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4, और प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और 9 का स्क्वायर 81। ठीक, तो ये भी हो गया। साथ में हमने यहां रूट उठाया, उसका कारण मैं यहां दे देता हूं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, ये काम हम यहां पर जरूर कर देंगे क्योंकि कारण लिखना जरूरी होता है। अब इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। आप जानते हैं बराबर के दोनों तरफ अगर समान चीज होती है तो वो कैंसिल हो जाती है, क्योंकि जब हम पक्षांतरण करते हैं तो वो घट जाती है और घटकर 0 हो जाती है। तो इसलिए हम यहां काट के बता देते हैं आपको कि ये x से x² कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों प्लस के हैं। 4x और 4x कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का है, इसलिए कैंसिल नहीं होगा। लेकिन ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों भी पूरी तरह से समान है, और ये भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो जो बचा है उसे लिख दीजिए, और उसको लिखने में भी एक काम कर देते हैं, x को एक तरफ और संख्या को एक तरफ लिख देते हैं। यहां मेरे पास माइनस का 4x बच रहा है, तो ये लीजिए माइनस का 4x। इस 4x को बराबर के इधर ले आते हैं, पक्षांतरण करने पर हो जाएगा माइनस का 4x, बराबर का चिन्ह 81 बराबर के इधर है तो उसे पहले लिख देते हैं, और इस 25 को इधर से इधर ले जाते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो माइनस का 4x और माइनस का 4x तो हो गया माइनस का 8x, और 81 में से 25 गया तो कितना बचा यहां पर 56। ठीक है, अब आप x बराबर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा
56 ये 8 चला जाएगा नीचे, तो माइनस को भी इसके साथ ही भेज देते हैं। इसको सॉल्व करने पर हमें मिल रहा है x बराबर -7। ये लीजिए आपको x की वैल्यू मिल गई, और जब x की वैल्यू मिल गई तो हम x को यहां रखेंगे तो हमें x अक्ष पर वो बिंदु भी मिल जाएगा जो इन दोनों से समदूरस्थ है। लिखेंगे कैसे इसको? हम लिखेंगे अतः x अक्ष पर वह बिंदु, x का मान कितना मिला हमें? -7, और y का मान तो सदैव 0 होता ही है, ये 0 है। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम में पूछा ही जाता है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। वो भी बहुत आसान है, चलिए उस पर भी चर्चा कर ही लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। देखिए ये भी बहुत आसान प्रश्न है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है P और Q के बीच की दूरी अर्थात PQ, यानी कि ये रहा PQ, और वो बराबर कितना है? 10 मात्रक। अगर आप PQ की वैल्यू निकालेंगे तो PQ की दूरी कितनी मिलेगी? 10 मात्रक। यहां मात्रक का मतलब है इकाई, यानी जो भी यूनिट होती है उसे मात्रक कहते हैं, चाहे वो मीटर है, सेंटीमीटर है, वो सब मात्रक होते हैं। इसलिए यहां मीटर सेंटीमीटर ना लिख के सिंपली मात्रक लिख दिया गया है, टेंशन नहीं लेनी है। तो PQ की वैल्यू कितनी आ गई? 10। अगर PQ की वैल्यू 10 है तो PQ तो आप ज्ञात करना जानते हैं। PQ क्या होगा? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर 10। वैल्यू आप यहां पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, और आंसर आ जाएगा। जैसे कि देख लीजिए हम सॉल्व करते हैं। तो ये रहा P और ये रहा Q, तो 10 - 2 तो हो गया आपका x2 - x1। तो ये लीजिए 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 कितना हो गया? y - -3। तो ये तो y, ये माइनस, फिर से माइनस, तो ये हो गया प्लस, और ये 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। उसी प्रकार से 10 में से 2 गए तो 8, और 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64, प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करना है कैसे? a प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो a का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 दूनी 6y प्लस b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। तो ये आपका सॉल्यूशन। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। मैं यहां सीधे 9 लिख देता हूं, बाकी आप सॉल्व कीजिएगा। इज इक्वल टू 10। मुझे रूट हटाना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। अगर इधर से मैं वर्ग करूंगा तो रूट हट जाएगा, और यहां वर्ग करते ही हो जाएगा कितना? 100। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। ये तो हो गया मेरे पास y स्क्वायर, ये हो गया 6y, और ये 9 और 64 कितना हुआ? जोड़ के देख लीजिए ना, 64 और 6 70, 70 और 3 73। तो ये लीजिए 73। अब क्या हो रहा है कि मैं इस 100 का करूंगा पक्षांतरण, और ये द्विघात समीकरण बनेगा। और द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। तो ये लीजिए अगला स्टेप मुझे मिलता है y स्क्वायर प्लस 6y, और 100 इधर आएगा तो क्या होगा? ये प्लस 73 और ये -100 बराबर में 0, और इन दोनों को मैं माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 100 में से 73 माइनस किया तो 27 मिलेगा, और वो 27 काहे का होगा? माइनस का। मैं यहां पर सीधे सीधे लिख देता हूं माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया एक द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं ये आप जानते हैं ना। इस बीच वाले के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि उनको गुणा करने पर इन दोनों का गुणनफल प्राप्त हो। 27 एकम 27। अब 6 के ऐसे टुकड़े बताइए कि गुणा करने पर मुझे 27 प्राप्त हो। ऐसे 2 टुकड़े जिन्हें जोड़ने या घटाने पर 6 आए। 9 तिया 27, 9 में से 3 गया तो 6। बिल्कुल सही है ना, कर दीजिए। तो ये लीजिए मैं यहां लिखूंगा y स्क्वायर प्लस बड़ा टुकड़ा हम पहले लिखते हैं, छोटा टुकड़ा बाद में लिखते हैं, क्योंकि घटाने पर 6 आएगा। तो देखिए इन दोनों को सोल्व करने पर 6 आ रहा है ना। 9y प्लस का 3y माइनस का सोल्व करने पर प्लस का 6y आ रहा है, मतलब मैंने यहां सही लिखा है। और ये आ गया माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। अब आप इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए। कॉमन अगर मैं लेता हूं तो मुझे y मिलता है, यहां बचेगा y और यहां बचेगा 9। इसी प्रकार से यहां मैं कॉमन लेता हूं तो माइनस तो बाहर आ गया और 3 कॉमन आ जाता है। 3 कॉमन आने पर क्या बच रहा है? यहां y, क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए यहां बचेगा प्लस। और 27, तो 3 का भाग अगर 27 में दूंगा तो 9 बार जाएगा बराबर 0। आप क्या देख रहे हैं? यहां पर y प्लस 9 फिर से कॉमन आ रहा है, तो ये लीजिए हम लिख देते हैं y प्लस 9 फिर से कॉमन आ गया, और बचा क्या? यहां y और यहां माइनस 3, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां आप ये देख रहे हैं कि y प्लस 9 इंटू वाई माइनस 3 बराबर 0। ये तभी संभव है जब या तो ये 0 हो या
ये 0 हो, तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, y प्लस 9 बराबर 0 या y माइनस 3 बराबर 0, ये होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन में यहां देखते हैं तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है, -9, और या y की वैल्यू मिल रही है 3। तो देखिए इस y के दो मान हो सकते हैं, y बराबर 3 भी हो सकता है और y बराबर -9 भी हो सकता है। ये आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -9 और 3, यही पूछा था, y का वह मान क्या होगा, ये आपका हो गया आंसर। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि बिंदु Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात करना है। चलिए इसे समझते हैं कि ये Q इन दोनों से समदूरस्थ है, इसका मतलब क्या हुआ कि QP बराबर है QR के। ठीक उसी प्रकार से आप सूत्र लगाएंगे और इस सवाल को सॉल्व करेंगे, आपको इस सवाल को सॉल्व करने पर x की वैल्यू मिल जाएगी। बहुत आसान है, ऐसा सवाल हम कर चुके हैं, इसलिए मैं नहीं समझा रहा हूं और ये आपके लिए छोड़ रहा हूं, कर सकते हैं ना, करना है तो ये सवाल आप सॉल्व कीजिएगा। नई बात क्या है, x का मान ज्ञात कीजिए तथा दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। जब आपको x मिल जाएगा तो P, R और Q सबके निर्देशांक आपको अच्छे से मिल जाएंगे, कहीं भी कोई x जैसी चीज नहीं रहेगी, बीजीय पद नहीं रहेगा, तो फिर आप ये दोनों दूरियां भी तो ज्ञात कर सकते हैं। ये भी तो इससे पहले हमने कितनी बार ज्ञात कर ली, इसलिए ये प्रश्न नंबर 9 मैं आपके लिए छोड़ता हूं और आप इसे सॉल्व कीजिएगा। आपसे सॉल्व होता है या नहीं होता है कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। यदि आपको नहीं आया तो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आपके 7.1 का अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 ये पूछ रहा है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। क्योंकि इस प्रश्न में आपको यहां x और y दोनों ही अननोन मिल रहे हैं तो मैं सॉल्व करके बता देता हूं, लेकिन ये भी सॉल्व वैसे ही होना है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 किए हैं और 9वां आपको करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और सबसे पहले हम इन बिंदुओं को मान लेते हैं। लीजिए हमारा हल शुरू करते हैं और हम लिखते हैं माना बिंदु A XY B 3, 6 तथा C -3, 4 है। अब प्रश्नानुसार क्या हुआ, प्रश्न ये कह रहा है कि ये जो बिंदु A है वो B और C से बराबर है, समदूरस्थ है, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार AB बराबर AC। ये A, B और C दोनों से बराबर है तो हम लिखेंगे AB बराबर है AC और इसे उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे जैसे हमने सॉल्व किया है। तो सबसे पहले तो आप यहां सूत्र लिखेंगे, मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं, ये काम आपको करना होगा। तो लीजिए सबसे पहले मैं AB की वैल्यू पुट करता हूं, तो ये तो रहा A और ये रहा B है, तो ये हमारा पहला बिंदु हुआ और ये दूसरा बिंदु हुआ, तो 3 - x तो आ जाएगा यहां पर, क्लियर है। ये तो हो गया x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 6 - y, तो ये आ गया 6 - y का होल स्क्वायर बराबर। अब मैं AC को लूंगा, तो ये तो मेरा रहा A और ये रहा C। किसको पहला मानना है जरा देख लीजिए, आप अगर इसे पहला और इसे दूसरा मानते हैं तो क्या लिखेंगे, -3, फिर आपके सूत्र का माइनस और फिर x, इसका होल स्क्वायर। अगर आप इसका होल स्क्वायर करेंगे थोड़ा सा टिपिकल रहेगा, अगर इसके बजाय आप इसे पहला बिंदु और इसे दूसरा बिंदु माने तो क्या करेंगे, दूसरे में से पहले को माइनस करते हैं, तो x -3 क्या हो जाएगा, x + 3। तो x + 3 का होल स्क्वायर सॉल्व करना ज्यादा आसान है या ये ज्यादा आसान है, तो जो आसान हो ना वो काम कीजिए। इससे क्या होता है, इस दिमाग को तकलीफ नहीं पहुंचती और सवाल में हमसे गलती होने की संभावना भी कम हो जाती है, यानी गलतियां नहीं होती है। इसलिए आसानी से होने वाला काम कीजिए, जहां इस चीज को यूज कर सकते हैं कीजिए। आप चाहे AC निकालें चाहे CA निकालें, दूरी बराबर आती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इसे तो मानता हूं दूसरा बिंदु और इसे मानता हूं पहला बिंदु, तो मैं क्या लिखूंगा, x -3, तो ये x और ये -3 है इसलिए प्लस का 3 हो गया, ठीक है। अब प्लस y -4, ये लीजिए y -4 का होल स्क्वायर और इसको हम सॉल्व कर देंगे। आपको पता है दोनों पक्षों में रूट है, इसलिए दोनों पक्षों का वर्ग करके रूट हटा देंगे, तो हम लिखेंगे वर्ग करने पर हम रूट हटा के लिख देंगे और इनको सॉल्व भी कर देंगे। अब ये सॉल्व कैसे होगा, ये हो गया आपका
a माइनस बी वाले तरीके से सोल्व होने वाला प्रश्न है। तो आपका a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है आपको पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बहुत आसान है, इसको यूज कीजिए, हम पहले भी यूज कर चुके हैं, आपको और यूज करना है वही तरीका रहेगा। तो देखिए ये रहा मेरा a और ये रहा b, तो a स्क्वायर इसका आंसर होगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab 2ab, तो ab तो 3x हो गया और 2 से गुना करना है तो 3 दूनी 6x प्लस b स्क्वायर, b की जगह x लिखा हुआ है तो ये लीजिए b स्क्वायर प्लस, जैसे मैंने इसको सॉल्व किया इसको इसको और इसको तीनों को इसी प्रकार से सॉल्व करना है। बिल्कुल ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। चलिए सबसे पहले 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 दूनी 12y प्लस y का स्क्वायर, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब x प्लस 3 में प्लस आ गया तो यहां पर भी प्लस आएगा, इसलिए मैं लिखता हूं x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9, और ये वाला प्लस अब मैं इसको भी सॉल्व करता हूं, y स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8y प्लस 4 का स्क्वायर 16। ये लीजिए सारा सॉल्व हो चुका है। आपको पता है बराबर के दोनों तरफ समान चीज होती है तो कैंसिल हो जाती है, माइनस होकर जीरो आता है ना, इसलिए हम उनको माइनस कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं। और देखिए 6x और 6x कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है, लेकिन 9 और 9 कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। तो जो बचा उनको हम लिख देते हैं और सबको एक तरफ ले लेते हैं। चलिए यहां मेरे पास बच रहा है माइनस का 6x प्लस का 36 माइनस का 12y, और इधर से देख रहा हूं तो ये 6x इधर आएगा तो माइनस का 6x हो जाएगा, ये 8y इधर आएगा तो प्लस का 8y हो जाएगा, और ये 16 इधर आएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा, और बराबर में क्या बचेगा 0। अब इसे सॉल्व करके आप लिख दीजिए 6x और 6x आपके पास हो गया माइनस का 12x। अब y को देखता हूं तो ये 12y तो माइनस का है और 8y प्लस का है, तो यानी कि घटेगा, 12 में से 8 गया तो क्या बचेगा माइनस का 4y। 36 प्लस का और 16 माइनस का, तो देखूंगा यहां मेरे पास 20 बचेगा और बराबर 0। यहां हम देख रहे हैं कि ये सभी संख्याएं समान संख्या से विभाजित होती है, मतलब इसको हम सरल कर सकते हैं। तो इस पूरे समीकरण में हम अगर 4 का भाग दे दें तो क्या प्राप्त होगा, 4 × 12x माइनस का 3x, फिर 4 का भाग दूंगा तो माइनस का y मिलेगा, और यहां 4 का भाग दूंगा तो प्लस का 5 बराबर 0। यहां शुरू में मुझे माइनस दिख रहा है तो मैं इसे चेंज कर सकता हूं, हटा सकता हूं, क्योंकि जैसे मैंने 4 का भाग दिया तो या तो मैं ये कह देता कि मैंने -4 का भाग दिया है, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि पूरे समीकरण को अगर मैं -1 से गुणा कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कर सकते हैं। तो अगर पूरे समीकरण को -1 से गुणा करूंगा तो पूरे समीकरण के चिन्ह बदल दीजिए, हो गया गुणा। अगर आप पूरे समीकरण के चिन्ह बदल देंगे तो -1 से गुणा हो गया ऑटोमेटिक। तो ये लीजिए 3x प्लस का हो गया, y भी प्लस का हो गया और 5 माइनस का हो गया बराबर 0। और ये आपका फाइनल रिलेशन यानी कि जो संबंध आपसे पूछा गया था वो आ गया कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। तो ये वो संबंध है जिसके लिए ये बिंदु A यानी कि ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। तो इस तरह से आपकी प्रश्नावली 7.1 कंप्लीट होती है, जिसमें हमने दूरी सूत्र के उपयोग से बहुत सारी समस्याओं को हल किया। उम्मीद करता हूं आपकी 7.1 का कोई प्रश्न आपका नहीं बचेगा। अगर आपको किसी प्रश्न में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और बुरा भी लगा हो तो मुझे जरूर बताइएगा। ओके, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको यहाँ मैथमेटिक्स का टोटल ज्ञान देते हैं। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।